तो साथियों एवं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ श्री ध्रुव द्विवेदी जी, आपका बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम एंड खुशामदीद। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह द्विसाप्ताहिक जो एफडीपी है, जिसका विषय साहित्य, भाषा, समाज, राजनीति और दर्शन अंतर विषयक संदर्भ है। इसके आज के दिन के यानी 4 जनवरी के द्वितीय सत्र में हमारे मध्य उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में त्रिवेदी जी। और आज आप जिस विषय पर हमें संबोधित करने जा रहे हैं, औद्योगिक कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न और राजनीति, इस पर वे अपने कुछ विचार रखने जा रहे हैं। आपका स्वागत है श्रीमान एवं आपका संक्षिप्त परिचय मैं सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखना चाहती हूँ। Dear friends, Shri Trivedi has graduated from the University of Delhi Hindu College in the discipline of sociology. उनका कार्यानुभव 16 से अधिक वर्षों का तथा 24 से भी अधिक वर्षों का कंसल्टेंसी का भी अनुभव रहा है आपका। आपका बहुत एक्सटेंसिव कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस है। आपने अनेकानेक संस्थानों से जुड़कर कार्य किया है, जिनमें चंद के नाम मैं लेना चाहती हूँ। जेके कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपी स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड समेत अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिस पर विभिन्न पदों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। Sir has also been involved in teaching while pursuing his career in the corporate world. He has been teaching OB, OD, OR, including HR strategy, business ethics, IR, and industrial psychology to the students of BBA and MBA, both levels. He also has 1 year experience of setting up a B school and running it as the center head. तो साथियों बहुत ही डेकोरेटेड स्कॉलर आज हमारे मध्य हैं। कुछ बातें और बतौर शिक्षक आपने अनेक संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें चंद के नाम मैं लूं। कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IIMT गाजियाबाद, IIMS दिल्ली, IILM दिल्ली, IIPM दिल्ली, मोदी अपोलो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA इत्यादि संस्थान रहे। आपका अनेक संस्थानों में कंसल्टिंग का भी अनुभव रहा है एवं ट्रेनिंग का, जिन संस्थानों में प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूंगी: अशोक लेलैंड लिमिटेड, AT&T, एयरटेल, कोको कोला, DLF इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS, HCL। साथियों यह सूची बहुत लंबी है, तो मैंने केवल कुछ नाम लिए हैं। He has been involved in conducting workshops. आपने कुछ किताबों के रिव्यू भी किए हैं जो विजन द जर्नल ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव में प्रकाशित हुए हैं। आपके अनेक आर्टिकल्स प्रकाश में आ चुके हैं। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर जो लेसन्स हैं जो आप बिजनेस वर्ल्ड में देते हैं, वे बहुत ख्यात रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही। Shri Trivedi is the only Indian recently selected as the HR thought leader amongst 100 in the world by CIPD UK on its centenary celebrations. और आपने एक पुस्तक का भी प्रणयन किया है, Our Glassroom Perceptiveness and its implications for transformational leadership. तो साथियों, हम स्वागत करते हैं आज के अपने विषय विशेषज्ञ का, और मैं मंच आपको सौंपती हूँ श्रीमान। बहुत आदर के साथ, बहुत आभार सहित कृपया संबोधित करें सभा को। एक बार फिर से नमस्कार। आज का जो विषय है वो औद्योगिक कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न और राजनीति। फिर राजनीति पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम औद्योगिक कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं आप सभी लोगों को, प्रतिभागी जितने हैं सभी को मैं भारतवर्ष के स्वतंत्रता से पहले के समय में ले जाना चाहता हूं, और मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि उस समय औद्योगिकरण जो हो रहा था भारतवर्ष में वो कुछ ही आंशिक रूप से हो रहा था और कुछ प्रांतों में हो रहा था। और
इसका प्रभाव जो है वो जो हमारे निवेशवाद जो थे वो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी जो कानून थे अपने जो उनकी जो लॉज थी वो उन्होंने हमारे देश में लागू करने की कोशिश की और जिस पैटर्न से जिस स्टाइल से वो काम करते थे उसका भी असर हमारे यहाँ उद्योगों में दिखने को मिला। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में फैक्ट्रीज एक्ट लागू कर दी गई थी और उसी का एक समानता पूर्वक एक उसकी प्रति कह सकते हैं कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट को 1948 में लागू किया गया। कुछ संशोधन हुए जो ब्रिटेन में लागू थे और यहाँ नहीं लागू किए जा सकते थे, तो इस तरह से उसमें कुछ संशोधन हुए, लेकिन उसका प्रारूप जो है वो फंडामेंटली बेसिकली वो मूलतः बिल्कुल ब्रिटिश फैक्ट्रीज एक्ट की तरह है। लेकिन ये जो फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया गया 1948 में उद्योगों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ये केवल उनके जो कर्मचारी गण हैं, कामगार लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके उनका जो कर्म स्थल था, उनके जो कार्य क्षेत्र था, उसको एक औपचारिक रूप देने के लिए ये कानून को लाया गया। उसके बाद 1956 में कंपनीज एक्ट, कंपनीज का जो अधिनियम है उसको पारित किया गया और वो 1956 में जो कंपनीज एक्ट बनी उसमें सामाजिक जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं था। मैं एक चीज विशेषकर आपसे सभी लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट हुआ और 1956 की जो कंपनीज एक्ट हुई, इन दोनों के बीच में भी जो अवधि थी, उस अवधि में भी लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य किया और कुछ कंपनियों ने किया। ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही कम कंपनियों ने इस दायित्व को निभाया, क्योंकि कोई उसमें कुछ अनिवार्य नहीं था, कोई उसका अधिनियम नहीं था और कुछ ग्रुप्स ऐसी थी जैसे कि टाटाज, जैसे कि बिरलाज, इन्होंने अपनी जगह अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक जिम्मेदारी का को निभाया। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, अगर आप लोग जमशेदपुर गए हुए हों तो आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा कि किस तरह से टाटाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहां किसी ने टाटाज को कहा नहीं कि आप जो है 2% अपने प्रॉफिट्स का इसमें इन्वेस्ट कीजिए सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। उन्होंने अपने मूलतः अपनी तरफ से ही स्वयं ही सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया, पूरे टाउनशिप को डेवलप किया और वहां पे लोगों को स्कूल दिया, उनको बगीचे दिए, उनको सिनेमा हॉल्स दिए, उनको जो भी एक शहर में जरूरत होती थी या जो भी चीज की आवश्यकता होती थी वो इस कंपनी की तरफ से दिया गया और इस तरह से जमशेदपुर एक अच्छा खासा शहर बन गया जिसमें जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं उपलब्ध थी वो टाटा की तरफ से उपलब्ध कराई जाती थी और ये एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर टाटा दे रहे थे। इन्हीं के देखा देखी कुछ और भी टाउनशिप्स आए इस देश में और हर एक टाउनशिप में कुछ ना कुछ, टाटा जैसे तो कोई कर नहीं पाया, लेकिन कई टाउनशिप्स आए जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति। सामाजिक जिम्मेदारी की जो परिभाषा है उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसका
व्याख्यान बाद में दूंगा। लेकिन सबसे पहले मूलतः हम लोग ये इस चीज को समझ लें कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है हर कंपनी की, उसको कैसे निभाया, उसको कैसे निभाई जाए, उसके बारे में कंपनी में क्या, कंपनी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें क्या सोच थी और किस तरह से इसको बढ़ावा मिला। हम अब अगले स्लाइड पे जाएंगे, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका इतिहास किस तरह से रहा। मैंने संक्षेप में पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें डिटेल में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंपनियों की स्थापना को नियंत्रित करने के लिए एवं उनको एक समान मंच पर लाने के लिए इसको 1956 में अधिनियम बनाया गया। उसके बाद इस अधिनियम में कंपनियों के समाज के प्रति उत्तरदायित्व का कोई उल्लेख नहीं था। ये आपको स्मरण में रखना चाहिए सभी लोगों को कि 56 वाली जो अधिनियम था उसमें कोई भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख था ही नहीं। वह कंपनियां जो उस समय सामाजिक उत्तरदायित्व थी, उन कंपनियों में संस्कृति ऐसी थी कि उनके मालिक या संस्थापक समाज के लिए कार्य की कोई जबरदस्ती नहीं थी, न सरकार कुछ कह रही थी, न कोई अधिनियम था, लेकिन स्वयं ही इन कंपनीज ने, इनके जो संस्था थे, उन लोगों ने इस कार्य को की और लेकिन सीमित रही। और ये 2013 में संभव हुआ कि कंपनी अधिनियम में बदलाव लाकर उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया गया। ये अनुच्छेद 135 में किया गया और इसमें इतना किया गया कि ये CSR जिसको हम लोग कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीमित कर दी गई कि 2% जो नेट प्रॉफिट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय किया जाए। तो इसका मतलब ये था कि इससे पहले जो भी कार्य सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें दिखा, कुछ कंपनीज तो जेन्युइनली इसको कर रही थी, जैसे टाटास का हुआ या बिरलास का हुआ या कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने इसको जेन्युइनली निभाया। गोदरेज है, एक पैतृक रूप से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए किया, अपने कर्मचारीगण के लिए किया या समाज के लिए किया। लेकिन ज्यादातर लोग जो इसको दिखा रहे थे कि हम सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करते थे, अपने विज्ञापन के लिए करते थे। मुझे याद है, मैं जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हिंदू कॉलेज जाता था, तो नई दिल्ली की बात है कि एक नई दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि हर सड़क के चौराहे पर पहले एक गोल चक्कर हुआ करता था। अब कई गोल चक्करें हट गई हैं, लेकिन उस जमाने में गोल चक्कर हर कॉर्नर पे हुआ था, हर क्रॉसिंग पे हुआ करता था। और कुछ ऐसे गोल चक्कर थे जिसमें लिखे जाते थे कि मेंटेन्ड बाय सो एंड सो कंपनी। एक कंपनी जेंसन एंड निकलसन पेंट कंपनी है, उन्होंने अपना ये दिखा रहे थे कि भाई हम सामाजिक उत्तरदायित्व, देखिए कितना साफ सुथरा हम लोग यहाँ जो पार्क बना के रखा है, कितनी अच्छी हमने जगह बनाई है, इसकी विज्ञापन। उनका कोई उत्तरदायित्व वो नहीं निभा रहे थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो है, ये जो चेष्टा की गई कंपनियों की तरफ से, वो
ये उत्तरदायित्व निभा रहे हैं समाज के प्रति, पर वैसा नहीं था। वे लोग केवल अपना विज्ञापन करना चाह रहे थे। 2014 में जाकर के इस अधिनियम का जो अनुच्छेद था 135 है, उसके जो नियम है वो 2014 में जाके बन पाए, और उसकी शेड्यूल अनुसूची भी तभी बन पाई। तो आप समझ सकते हैं कि देश को स्वतंत्रता मिलने से लेकर के, यानी 1948-47 से लेकर के 2014 तक कंपनीज को रियलाइज करवाने के लिए, इस चीज को महसूस करवाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कोई कानून या कोई दबाव किसी सरकार ने नहीं किया। और ये 2014 में जाकर के इसका प्रारूप बना, और तब जाकर के इसको अमल किए। कई सेमिनार्स हुए, कई कॉन्फ्रेंसेस हुए कि इसको किस तरह से किया जाए। कुछ एनजीओस को हायर किया गया। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक कंपनी है, मैं नाम उसका ले रहा हूं, उसका नाम है सीड्स, SEEDS। सीड्स एक ऐसी कंपनी है, एक एनजीओ है, जिसका कार्य केवल ये है कि वो कॉर्पोरेट से काम लेती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, और फिर उसको अमल करवाती है। तो जिम्मेदारी सीड्स की हुई, जिम्मेदारी कंपनी की भी हुई, लेकिन एक ये माध्यम मिल गया कंपनी को कि वो खुद न कर पाए, स्वयं न कर पाए, तो किसी और एजेंसी के द्वारा इस काम को करवाए। काफी काम हो रहा है इसके तहत। गांव में सड़कें बन रही हैं, मनरेगा स्कीम्स के से अलग हटके कंपनी की तरफ से रहा है। कई जगह स्कूल्स खुली हैं, कई जगह कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अभी अनिवार्य हो गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जो छोटी कंपनियां हैं, MSMEs जिसको हम कहते हैं, लघु उद्योग हैं, उनके प्रति भी ये चीजें लागू हैं। उनके यहाँ अगर उनकी लागत यदि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उनके लिए भी ये लागू है। ये अनुच्छेद 135 2013 का जो कंपनीज एक्ट है वो लागू होगा। लेकिन ये कई कंपनीज ऐसी हैं जो इसको किसी तरह से मैनेज कर रही हैं, मतलब वो दिखा कुछ रही हैं और वो कुछ और रहा है। एक्चुअली ये अकाउंट्स की सारी जगलरी हुई है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हूँ आज कई साल, 40-45 साल हो गए, और मुझे ये परिवर्तन जो है वो इन कंपनीज में जो संस्थापक इनके मनोवृत्ति, इनकी मानसिकता में जो परिवर्तन आनी चाहिए वो नहीं अभी तक देख पाया। कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ पहले समझ लें हम लोग, क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि इसकी परिभाषा हम लोग देखें, हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कंपनी की समुदाय और पर्यावरण दोनों, पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल और सामाजिक सोशल के प्रति जिम्मेदारी की भावना जिसमें ये काम करता है। अभी हाल ही में हम लोग माइनिंग के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। आपने शायद इसको पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कई स्टेट्स ऐसी हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिसमें माइनिंग एक विशेष एक्टिविटी है, जो कि कार्य है, जो कि कुछ स्टेट्स में हम लोग नहीं कर पा रहे। क्योंकि उसको इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे।
गोवा एक विशेष राज्य है जिसमें माइनिंग को डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है लॉबिंग चलती है। लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से माइनिंग करें, चाहे वो औपचारिक रूप से करें चाहे अनौपचारिक रूप से करें, लेकिन ये जो है ये जिम्मेदारी की जिम्मेदारी का जो अभाव है वो हमें दिखता है कि इस तरह से हम कानून होते हुए भी हम अपने जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। मैंने ये पॉइंट पहले भी उसका उल्लेख किया है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई में समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं, समाज का भलाई, समाज की भलाई हो इसके लिए कर रहे हैं। ये विज्ञापन नहीं है, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कई कंपनीज इसको सोच रही हैं कि इसको विज्ञापन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पारिस्थितिक और सामाजिक जिम्मेदारी है उसको निभाएं तो इसको जेन्युइनली निभाएं, यानी उसको कंपनीज की सोच जो है वो उसमें परिवर्तन आना चाहिए, जो संस्थापक है उनके सोच में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए ये संस्थापक जिम्मेदार हैं और संस्थापक के उनकी मानसिकता में परिवर्तन आना आवश्यक है। और उसमें ये जो सामाजिक जिम्मेदारी की बात है ये एक बहुत अहम दर्जा रखता है और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और इसके बारे में कई प्रशिक्षण भी होने चाहिए सरकार की तरफ से या कोई भी कॉलेज की तरफ से या कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसमें प्रशिक्षण होने चाहिए, ताकि ये अभी XLRI में मैं गया था, आपको बताऊं कि XLRI ने कुछ चेष्टाएं की हैं ताकि ये जो संस्थापक है उनकी मानसिकता में परिवर्तन आए, लेकिन वो कितना बड़ा है, कितने सक्षम है, कितने उसकी उनको सफलता मिली है उसके बारे में मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है मानसिकता को बदलना। और जब तक चहुं ओर इस चीज को हम लोग अपनाएंगे नहीं तब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं, और मानसिकता बदलेगी नहीं तो इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं जाएगा। और जिम्मेदारी तभी निभाई जाएगी चाहे आप लाख कानून भी लाएं, आप इसी डाउरी लॉ से आप लोग इसका देख सकते हैं, इसका इलस्ट्रेशन आपको आपके सामने है कि डाउरी लॉ, डाउरी एक्ट कब का इसका प्रोमलगेशन हो चुका है, लेकिन आज भी आप हिंटरलैंड में जाएंगे देश में तो कई जगह डाउरी प्रथा जो है, दहेज प्रथा, वो चालू है और लोग उसको अपनाते हैं। मैं सिर्फ लड़की वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के वाले भी तो मांग रखते ही हैं और लड़की वाले भी खुद से भी देते हैं। तो ये प्रथा जो है ये हटी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं हटी क्योंकि मानसिकता नहीं बदली है। और मानसिकता इसी तरह से जो हमारे संस्थापक गण हैं, जो कंपनीज चला रही हैं, कॉर्पोरेट चला रही हैं, उनकी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तो वो खाना पूर्ति करने की कोशिश करेंगे कि ये 2% हमें किसी तरह से दर्शाना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने खर्चा किया, तो अपने अकाउंट्स की जगलरी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अकाउंट्स की जगलरी करके उसको दर्शाते हैं। तो ये मानसिकता के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जिसमें मैं उसमें हम लोग मदद भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, इसके लिए कुछ मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से भी पहल होनी चाहिए।
अब हम लोग इसको देख लें, ये चीज देख लें कि ये जो कवरेज है इसका, जो जो एनैक्ट किया गया है लॉ 1913 में 2000, इसका कंपनीज एक्ट, उसका मापदंड क्या है, किसको कवर किया जाएगा ये उत्तरदायित्व के लिए। सबसे पहले कंपनी के निवल मूल्य यानी नेटवर्थ, उसका जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, और ये तो है, इसके अलावा टर्नओवर, बिक्री 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, यानी 500 करोड़ या उसका नेटवर्थ मूल्य न भी हो, लेकिन 1000 करोड़ रुपए से ऊपर उसकी बिक्री हो तो वो कवरेज में आ जाएगा। अगर 500 करोड़ रुपए का नेटवर्थ ना हो और 1000 करोड़ की बिक्री ना हो, लेकिन शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तब भी इसका कवरेज, ये कवरेज में आ जाएगा। ये ऐसी कंपनीज कवरेज में आ जाएंगी और इसलिए ये उत्तरदायित्व इन्हीं कंपनीज को निभानी पड़ेंगी, इधर वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा उनका नेटवर्थ हो या 1000 करोड़ रुपए से उनकी बिक्री ज्यादा हो या 5 करोड़ रुपए से उनका शुद्ध लाभ हो, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं। अब हम ऐसे विषय पर आते हैं जो बहुत ही प्रासंगिक तो है लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और ये है राजनीति। तो इसमें हम देखेंगे कि राजनीति जो है वो हर प्रांत में अलग है। हमारे देश में दुर्भाग्य से अभी राजनीति का एकीकरण नहीं हुआ है, चेष्टा चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य से कई जगह कई तरह की नीतियां हैं। जो वामपंथी है उसका चिंतन अलग है, जो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवाद है, उसका चिंतन अलग है। जो और तरह के विचार रखते हैं उनकी नीति अलग है। तो राजनीति इन्हीं अलग अलग नीतियों से जुड़ा हुआ है और इसलिए हर प्रांत में औद्योगिक जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसका जो उसको जो हम जमीन पे उसको उतार रहे हैं वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। वामपंथी कभी नहीं चाहेगा कि औद्योगिकरण हो, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण हो। एटलीस्ट अगर हो भी तो ये नहीं चाहेगा कि वहाँ जो है समाज के लिए इतना करें कि इस कंपनी को स्थापित करे। उनकी नीति ये रहती है कि अगर कंपनी स्थापित हो तो इस सोच से चलते हैं कि कंपनी स्थापित होगी तो यहाँ औद्योगिकरण अगर हुआ तो यहाँ के लोग जो अपने निर्वाह का उनका साधन है वो सब खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद वो इनके यहाँ नौकरी करेंगे और उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, उनकी जीवन शैली बदल जाएगी और वो अपने उससे निकल के आ जाएंगे और उनका जो है विनाश हो जाएगा, उस समाज का विनाश हो जाएगा। इस नीति से कुछ लोग चलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए, औद्योगिकरण होगा तभी देश की उन्नति होगी, और ये औद्योगिकरण जो है वो हर प्रांत में होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और डेवलपमेंट देश का तभी हो पाएगा जब इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और ये डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा अंश है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर कंपनी को ये जिम्मेदारी गई है कि इस
एरिया में आप इस काम को करोगे। और ये इच्छा उनके ऊपर छोड़ दी गई है कि वो किस एरिया में, किस प्रांत में, किस फंक्शन में अपना काम करेंगे। कुछ एजुकेशन में करेंगे, या सड़कें बनाने में करेंगे, या वहाँ के बिजलीकरण में करेंगे। जैसा भी है वो इच्छा छोड़ दी गई है कंपनीज के ऊपर। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात, जो मैं पहले भी कर चुका हूं, कि ये जब छोड़ा तो कंपनीज के ऊपर है, लेकिन कंपनीज में अभी तक वो मानसिकता आई नहीं है कि वो समाज के लिए कुछ करें। बहुत गिने चुने व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से भी कुछ गिने चुने ही कंपनीज हैं जो इसको सोचते हैं कि भाई इसको हमें करना है, समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। अपने लिए नहीं तो समाज के लिए हमें करना है, क्योंकि हमने जो कुछ किया है, जो उन्नति हुई है हमारी, वो समाज के लिए हुई है, और समाज ने ही हमको दिया है। अब हमारा समय है कि हम समाज को वापस देंगे। ये समझ जो है, मैं समझता हूं कि 90% कंपनीज में अभी भी है नहीं। भले ही हमारे यहाँ कानून बन चुका हो, भले ही हमारे यहाँ अधिनियम आ चुका हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक हुआ नहीं। इसलिए राजनीतिकरण, और उसमें ऊपर से राजनीतिकरण अगर हुआ तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और नहीं है, क्योंकि उसमें और अड़चने पैदा होती हैं। तो ये कुछ बिंदु है जो मैंने रखने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। इस प्रतिभागियों से जी सर। प्रकरण पे, कोई भी पहलू पे अगर कोई भी प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। जी सर, जी सर। सर, इसको लेकर दंड विधान किस तरह का है? क्या जैसे कि आपने बताया कि 2013 में इसको वेल डिफाइन किया गया, और 2% जो लाभांश का है वह सामाजिक कार्यों में या समाज विकास के कार्यों में प्रत्येक कंपनी को, जिसका 500 करोड़ अथवा 1000 से अधिक का टर्नओवर हो, तो इसके लिए क्यों कंपनियां, हाउ डू दे मैनेज टू स्लिप अवे? नहीं, दे डोंट स्लिप अवे। सवाल ये है कि स्लिप अवे तो कर नहीं रहे हैं, वो खर्चा जो है दिखा इस रहे हैं। ब्लॉक में दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल का खर्चा जो है वो इसमें दिखा देते हैं। और जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कुछ देर पहले कि जेनसन एंड निकलसन एक पेंट कंपनी है, उन्होंने भी पार्कों को डेवलप करने की कोशिश की और दिखाया कि पार्कों को डेवलप कर रहे हैं, पर एक्चुअली दे वर एडवर्टाइजिंग। सो में भी अपना ही वो, फायदा उनका हो रहा है। हाँ, तो वो मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि समाज के कारण ही आज हम लोगों का उत्थान हुआ है, हम लोग अपने आप को संगठित कर पाए हैं, हम लोग अपने आप को सबल कर पाए हैं, वो चीज अभी भी उनके मन में, उनकी मानसिकता में नहीं आई है। और इसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, इस बात को, इसके प्रचार की बहुत जरूरत है। केवल कानून आने से नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा सर, कि अगर कानून है और उसका सामाजिक जीवन में अनुवाद नहीं होता है, इफ इट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू डे टू डे लाइफ, इट इज जी जस्ट देयर। तो मैं वही पूछना चाह रही थी सर, कि जब जब ये ओपनली सबको पता है कि जैसा आपने कहा कि कंपनीज आर प्लेइंग सम काइंड ऑफ जगलरी इन दिस जी फील्ड, जी and people know about it, what is जी। being done? What can be done is education. What can be done is there has to be a method by which it should be compulsory that अगर आप ये 2% खर्च रहे हैं तो किस
तरह से खर्च रहे हैं, क्या, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी, व्हाट इज योर इम्प्लीमेंटेशन, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और कहाँ खर्च रहे हैं, वहां पर भी हमको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हमें उनको समझाना पड़ेगा, जो संस्थापक हैं कंपनी के, जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उनकी मानसिकता के लिए हमें, उनके बदलाव के लिए, उन्हें मानसिकता के परिवर्तन के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और तभी हो पाएगा जब कोई उसका प्रारूप बना पाए या उसका कोई कंपल्शन हो साथ में कि आप जो है इसको हमें करना ही है। हम रिटर्न्स जब भरें 135 के अंदर, जब हम रिटर्न्स भरें सरकार को, तो रिटर्न्स में ऐसे कॉलम्स होने चाहिए जहां पर हमें ये दिखाना होगा मूलतः कि इस तरह से हमने खर्च किया है और इस उसके क्या लाभ हुए हैं, समाज को क्या लाभ मिला है। जी जी, मतलब जैसे कि टाटा जिस तरह से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दिक्कत तो टाटा में नहीं है। जी जी, दिक्कत तो टाटा के साथ नहीं है, क्योंकि उसकी तो मानसिकता बनी हुई है, वो तो हमेशा तैयार है, जितनी भी पहल हुई है इस देश में, पूरा टाउनशिप ही। जो दायित्व, उत्तरदायित्व का, वो टाटा ने नहीं किया है, और ये तब से किया है जब मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का जन्म भी नहीं, हम लोगों का भी नहीं जन्म। जमशेदजी टाटा जब उन्होंने जमशेदपुर की स्थापना की, टाटा नगर की स्थापना की, तब से उनकी मानसिकता यही रही कि हम लोगों में बांटें, हम लोगों को दें, जो हम ले रहे हैं लोगों से, समाज से, उसको समाज में वापस करना है। सर कुछ प्रश्न है, मैं ले रही हूँ। जी ये डॉक्टर अनुशब्द है, ये तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय से हैं। जी। ये लिखते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी बैंकों की भी सामाजिक जिम्मेदारी या सीएसआर है क्या? इनका सीएसआर अन्य औद्योगिक कंपनियों की ही तरह है क्या? जो भी कंपनीज एक्ट में के प्रावधान में इसके उसमें आता है, यदि इट इज अ कंपनी then only it can have. A bank, if it is a company, yes, it will be covered. अगर वो कंपनी नहीं है, it has to be registered under the Companies Act. कंपनीज और लॉ। मैंने इसमें एक स्लाइड में आपको दिखाया भी है कि किन किन चीजों की जरूरत है। 500 करोड़ का उसका मूल निवेश जो होना चाहिए, वो 500 करोड़ का, उसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ का होना चाहिए, शुद्ध लाभ 5 करोड़ का होना चाहिए। अगर ये सारी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है कोई भी कंपनी XYZ, whether it's a banking company or not, उसका ये दायित्व बनता है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाए। जी सर, एक और प्रश्न है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अनोनिमस अटेंडी के नाम से इनकी आईडी है। आदरणीय सर, सामाजिक जिम्मेदारी की मानसिकता में प्रगति हेतु समाज का दायित्व क्या है? आपकी राय क्या है? सॉरी, माफ कीजिएगा, बाद में नाम लिखा है डॉक्टर बाबूगिरी। शुरू में मैंने नहीं पढ़ा था। डॉक्टर बाबूगिरी का प्रश्न है ये। इनका सवाल क्या है कि समाज का क्या दायित्व है? सामाजिक जिम्मेदारी की मानसिकता में प्रगति हेतु समाज का क्या दायित्व है? समाज का दायित्व तो यही है कि वो दबाव बनाए कंपनीज के जहाँ वो रह रहे हैं उसके यहाँ। यदि अब कई जगह मैंने देखा है कि हरियाणा में जब कंपनीज डाली जाती हैं तो जो जो गांव वाले होते हैं वो पहले से आकर के यहाँ पे सूरजपुर नोएडा के पास भी जब कंपनीज डाली गई तो जितने भी गांव वाले हैं वो जाकर के मैनेजमेंट से मिलते थे और उनसे कहते थे कि साहब हमें यही चीजें आप प्रॉमिस करो कि हमें ये चीजें चाहिए। तब 2013 की पहले की बात है ये। जी जी, तब कोई इसमें अनिवार्य रूप था ही नहीं, लेकिन आज मैं तो नोएडा से ही हूँ सर, मैं इस बात को जानती हूँ। तो ये आज तो ये क्षमता दी गई है लोगों को, तो समाज को ये चाहिए कि वो जाकर के मिले, मैनेजमेंट से बात करें कि भाई आप इसको हमें ये प्रदान करें ये सुविधाएं। एक और प्रश्न है वरुण जी का, वरुण कुमार वशिष्ठ का।
कंपनी मुनाफा 100% कमाती है, लेकिन महज 2% ही खर्च करती है, वह भी पर्यावरण पर खर्च करने से क्यों बचती या खाना पूर्ति करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन ये जो भी पूंजीवाद होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, उसका प्रथम उद्देश्य ये है कि वो मुनाफा कमाए, वो अपना प्रॉफिट बनाए। तो वो बाकी चीजें उत्तरदायित्व भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये सृष्टि जो है किसी ऐसे मतलब किसी पूंजीवादी ने नहीं बनाया। सृष्टि का सृष्टिकरण कोई और ही कर रहा है, और उसको हम तो अपने समाज में, हमारे संस्कार में हम जानते ही हैं कि कर्म का फल मिलता ही है, प्रारब्ध भी होता है, और जो पिछले जन्म में हमने किया उसका भी फल हमें मिलता है। तो ये सब चीजें, ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, जो फैलेगा नहीं, उसका लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। इस ज्ञान को फैलाना है। There is another question, sir. जी। What is the punishment if they do not follow the social responsibility? That is mentioned in the schedule. There are various, it goes to the extent of even imprisonment, and heavy fines are there. तो ये सब अलग अलग त्रुटियां हैं, और हर एक त्रुटि के साथ उसका जो है उसका पनिशमेंट लिखा हुआ है, वो शेड्यूल में मेंशन है। क्या त्रुटि है उसको देखना है, उसी के हिसाब से उसकी गहराई के हिसाब से जो पनिशमेंट्स हैं वो लिखी गई हैं, और इट इज इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड हेवी फाइन्स। Have some of them been punished, sir? ये डेटा तो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक डेटा कलेक्शन नहीं किया इसका, बड़ा मुश्किल। विदेशों डॉक्टर वसीम मैं खान डेटा आपको दे सकता हूँ कि 90% लोग अभी भी इससे मुक्त हैं। मुक्त हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि जब कानून है और लोग मन से उस कानून का आदर नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने पहले ही उल्लेख किया कि पूंजीवाद का पहला काम होता है अधिक से अधिक निचोड़ कर मुनाफा कमाना। जी 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 तो शायद वही एक वजह रही हो, जी। मनी बिगेट्स मनी हम लोग वाली जो एक अंग्रेजी में दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत व्यवहार करते हैं। एक है यूटिलिटेरियन सोसाइटी, दूसरा है इगैलिटेरियन सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, क्योंकि वो एक यूटोपिया है, वो कभी हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डार्विन के लॉज के विरुद्ध जाता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी कभी हो नहीं सकता, लेकिन यूटिलिटेरियन सोसाइटी तो कम से कम बने, जहां each gets what he deserves. कुछ मध्यम मार्ग यहाँ भी लागू होना चाहिए कि यदि लाभांश कमाया है 100% और 2 भी नहीं देना चाहते। रानी जी, आप ये देखिए, जो दहेज प्रथा है, आप ये मुझे बताइए कि दहेज प्रथा में सफलता कहां तक मिली? बहुत जगहों पे डाउरी तो एक्ट के इसको होने के शान से बावजूद। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अपने लेक्चर में कि बहुत जगह लोग नहीं भी मांगे तो भी दिया जाता है, दिखावे के तहत या जी बहुत सारी और भी ऐसी जी, सामाजिक कुरीतियां हैं। लड़की वाले जोर डालते हैं कि ये तो लेना ही पड़ेगा। जी। सर, डॉक्टर वसीम खान पूछ रहे हैं कि विदेशों में भी क्या कंपनी हमारे देश की तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उदासीन है? ये दोनों चीजें हैं वसीम जी, दोनों चीजें हैं। वहां पर कई देशों में प्रावधान है, कई देशों में नहीं है, और जहां पर प्रावधान है वहां पे भी लोग इससे मुंह मोड़ते हैं, और जहां प्रावधान नहीं है वहां भी ऐसे संस्थापक हैं जो आगे बढ़ करके समाज के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत ही डिवाइडेड सी चीज है, और बहुत ही विभाजित चीज है जो समाज में दिखने को मिलती है। इसमें कोई एक ट्रेंड नहीं बना हुआ है, लेकिन जितना कंपनी विदेशों में भी, जहां डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, विकसित देशों की बात कर रहे हैं, वहां पर भी इस चीज को देखा गया है कि पूंजीवाद जो है
वो प्रॉफिट्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है उसका, वो एथिक्स भूल जाता है। फाइजर का एक बहुत बड़ा केस है इसमें। फाइजर इतनी बड़ी कंपनी जो वैक्सीन बना, मेडिसिन कंपनी, इसका बहुत बड़ा एथिक्स का केस है। किस तरह से इसने मुंह मोड़ लिया था टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह से ईमर्क, विच इज अगेन अ बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कंपनीज, सिर्फ हिंदुस्तान को हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भारतवर्ष में ही ये चीज हो रही है। ये चीज पूरे विश्व में हो रहा है, और ये हाँ विकसित देशों में कम है, हमारे देश में अभी भी ज्यादा है। और हम ये इतना भर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन की जरूरत है। जो संस्थापक गण हैं उनको प्रशिक्षण देना बहुत बहुत आवश्यक है। जी सर, थैंक यू सर। प्रश्न का आपने उत्तर दिया। वसीम जी के वरुण कुमार वशिष्ठ जी लिख रहे हैं कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, क्या आपको नहीं लगता कि 2% बहुत कम है? वो यह एक तो नियम डिबेटेबल है। इशू है, क्योंकि देखिए 2% लाने में 70 साल लग गए। आप यूं समझिए कि ये जो है 2013 में इस प्रावधान को लाया गया, और ये 1948 से फैक्ट्रीज एक्ट लागू है। तो 1948 से 2013 तक लोगों को ये जताने में, समझाने में लग गए कि ये उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है। समाज से हम जो ले रहे हैं उसको हम समाज में वापस करेंगे। जी सर, ये बहुत तो अजीब कम बात है है। ज्यादा है, मैं उस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि अभी 2% ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम जिस ओर बढ़ रहे हैं सर, मैं ये आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह के बाजारवाद के दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जी, उसमें और सब चीजें निरंतर बाजार के हवाले होती जा रही हैं, उसमें इसके लिए क्या किया जा सकता है अदर देन, आई मीन, काइंड ऑफ ओनर्स लाइज विद द सोसाइटी दैट वी क्रिएट प्रेशर। you all belong to the education society, the society which is supposed to be bringing in education to the masses. आप लोग सब शिक्षक गण हैं, है ना? तो मैं समझता हूं कि हर शिक्षक को, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, कि हर शिक्षक को न केवल शिक्षक बन के रह जाना है, बल्कि हर शिक्षक को मेंटर भी बनना है। तो वो जो स्टूडेंट को पढ़ाता है, पढ़ाती है, उसको न केवल जो पेडागॉजी है, जो आपके सिलेबस है, उसको भर पढ़ाना है, उसको समाज के बारे में भी जागरूक करना है। उसको ये भी बताना है कि भाई ये स्टीफन हॉकिंग्स वाज द बिगेस्ट फिजिसिस्ट। सिर्फ फिजिक्स के फैराडेज लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ पढ़ाने से नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि हु वाज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स, फिजिक्स पढ़ने वाले को। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ये परिस्थिति है। उसमें शिक्षक गण को बहुत ही मैं समझता हूं कि एक चैलेंज है उनके लिए, एक इसका जिसका सामना शिक्षक गण को करना पड़ेगा। और ये पैशन अंदर से आना चाहिए। ये जो हर शिक्षक में इस चीज की भूख होनी चाहिए कि मैं अपने जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको सही दिशा दिखाएं, उनको न केवल सिलेबस में जो दिखाया गया उसको पढ़ाएं, बिल्कुल सही कहा आपने सर। मार्गदर्शन करें। जी तो जी। ये फंडामेंटल चीज तो ये है। लेकिन हम अगर आज की बात कर रहे हैं और आज के बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रशिक्षण देना अनिवार्य करना होगा। जो मानसिकता की बात हम कर रहे हैं संस्थापक गणों का, उनको ये प्रशिक्षण देना अनिवार्य करना होगा।
किसी बिल्कुल, न किसी बिल्कुल। रूप में वो करना होगा, या तो प्रशिक्षण दे या फिर रिटर्न्स में ऐसी चीजें भरवाई जाएं ताकि वो इस चीज की आवश्यकता को समझे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर रिटर्न में ही इस तरह की चीज़ डाल दी जाए, जिससे कि जिसको इवेड ना किया जा सके या जी, जिसको उसका जिसका फॉर्मेट बदल खुलासा दिया जाए। अनिवार्य हो, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद ये दो तरफ़ा एक बात हो जाएगी कि सामाजिक ज़िम्मेदारी प्रशिक्षण के साथ-साथ कोई रास्ता शायद बचे नहीं, तब स्थिति कुछ बेहतर होगी। और एब्सोल्युटली, बतौर जी, जी। शिक्षक आपने हमारी जो ज़िम्मेदारी की ओर संकेत किया, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल पाठ्यक्रम पढ़ा देने से, कविताएँ या कहानियाँ या फ़िज़िक्स या राजनीति विज्ञान के जो पाठ हैं, वे पढ़ा देने से एक हो सकता है कि किताबी ज्ञान तो हो जाए, ज़िंदगी का कितना ज्ञान होगा? जी, अब जी। मुझे बिल्कुल एक शेर याद आ रहा है यहाँ पर कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये किताबें बहुत ज़रूरी हैं, जी, जी, किताबें स्टूडेंट लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूरी है, हैं, बहुत लेकिन आवश्यक। एज़ टीचर्स हमें वी शुड मेक देम वी शुड एनेबल देम टू लुक बियॉन्ड द बुक्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दे शुड हर लुक एट द वर्ल्ड एज़ अ ओपन बुक। बिल्कुल, हर शिक्षक का ये दायित्व है कि वो अपने पाठ्यक्रम से हट कर के बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको समझाएं, दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन करें और बताएं कि जी, जीवन इस तरह से निर्वाह करना है। जी, जी सर। तो एक और प्रश्न है सर जी। कि इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल टू द यूनिवर्सिटीज़? नहीं, इफ इट इज नॉट अ कंपनी देन नो। पर अपने मन से अगर करे कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई जगह मैंने देखा है कि काम कर रहे हैं। कर नहीं रहे जी। हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई अनिवार्य नहीं है उसमें, कोई कानून नहीं है उसका। तो बड़ी बात तो यही है कि जिनके लिए कानून है, यदि वे ही उसको पूरा करेंगे, तो दूसरे जिनके लिए अनिवार्य नहीं है, वे करें या ना करें, शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ सम ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग इट, इट इज़ अ वेरी नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। But people who need to do it, who are bound by law to do it and not doing it, we really don't understand how to get them to do it. और दैट जैसा इज आपने कहा कि जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, वे ही तो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं। जो बच्चे जैसे ग्रेजुएट होके या बीबीए या एमबीए करके या फॉर दैट मैटर एनी दैट काइंड ऑफ viable course for the market, they are recruited and I don't think how much do they remember the soul of education then. रिमेम्बर की तो बात छोड़िए, उनके जहन में बात गई है कि नहीं है, ये पहले निश्चित कीजिए कि वो इस मानसिकता में उनको ढाला गया है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर नहीं ढाला गया है और वो एक उद्योग में जाकर के काम करते हैं जहां का संस्थापक इस विषय पे सोचता ही नहीं है, तो उसको तो उसका जो उसकी जो मानसिकता है पहले वाली, उसमें और लेयर्स लग जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएगा टुवर्ड्स नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। सही कहा आपने सर कि वही बात है कि पूरी दुनिया ही अब बाजार से चलाए चल रही है, तो हो सकता है जो नया रिक्रूट जाता हो अ, हो सकता नहीं, यही होता होगा क्योंकि जो एक हम लोग एक दूसरे तरह के प्रोफ़ेशन में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप बतौर शिक्षक हम दूसरे तरह के वातावरण में हैं। लेकिन कॉर्पोरेट स्तर पर क्या वातावरण होता होगा, उससे हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आप परिचित होंगे और ये आप ताज्जुब करेंगी, मैनेजमेंट स्कूल्स में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में
गिने चुने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। तो वो जागरूकता आएगी कहाँ से जब वो एथिक्स के बारे में समझते ही ना हो। समाज जो है वो विघटित होती चली जाएगी। हमें तो हम एज एक राष्ट्र के हैसियत से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि राष्ट्र आगे बढ़े, लेकिन समुदाय जो है हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए। समाज के प्रति दायित्व तो है नहीं। मैं आपको बताऊं, सुबह मैं निकलता हूँ वॉक पे तो मैं देखता हूँ लोग कुत्ते लेकर के घूमने निकलते हैं डॉग वॉक पे। They don't clean what the poops and Yes. the stuff that the dogs let out. वो है ही नहीं। अब जबकि सब कुछ tools are available to pick up those things and take them home and आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। कुत्ते रखने का शौक है। और फिर वही लोग तारीफ भी करते हैं कि विदेशों में देखो कितनी सफाई है और हम घूमने गए थे तो ऐसा दिखा वैसा दिखा। आप और यदि दिल्ली वासी हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कि मेट्रो के बाहर कुछ है और मेट्रो के अंदर कुछ और है। वही आदमी जो बाहर थूकता है वो मेट्रो के अंदर जब चढ़ता है तो थूकना उसकी बंद हो जाती है। क्योंकि जुर्माना है। नहीं, जुर्माना भी है और वातावरण भी है। वातावरण भी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी सर मुझे ये इस बात पे अचरज है कि भले ही 70 साल इस कानून को अमली जामा पहनाने में लगा हो, लेकिन अब भी यदि इसका पालन नहीं हो रहा है, तो इसको लेके थोड़ी-सी और सतर्कता या जो संस्थाएँ हैं, नियम बनाने वाली, उनकी मैं ओर से भी। मेरी ओर से तो यही आवेदन है सरकार को, जो भी सरकार है या होने वाली है, सभी सरकारों से यही आवेदन है कि हम education is not only limited to students going to colleges or schools or universities. Education has to be given to everybody. That includes the industrialists also. तो सर जैसा कि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं बतौर शिक्षक भी, तो जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं, खासतौर से इस तरह के व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए पाठ्यक्रम, तो उनमें एथिक्स का या सामाजिक जिम्मेदारी का कोई अगर पेपर नहीं है, तो इसके लिए भी तो पहल की जा सकती है ताकि जो जो स्टूडेंट आगे जाए। जी 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 जी। जितने भी कॉलेजेस में मैंने काम किया है वहां पर मैंने बिजनेस एथिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया ही है, अनिवार्य रखा है उसको। जी जी। डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल को, सबको, सबके ऊपर मैंने प्रेशर बनाया कि बिजनेस एथिक्स इज अ सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू ऑल द बिजनेस स्टूडेंट्स। हालांकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हम दर्शन का, फिलॉसफी का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो एथिक्स पूरे जीवन को कवर करता है। बिल्कुल, प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात करते हैं तो। 100%। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि मैं 100% आपसे सहमत हूँ। एथिक्स is not only for your workplace but it is for your entire life. यस सर, यस सर। लेकिन समाज में शायद। रहोगे तो समाज को मानते हुए चलोगे ना। आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं समझ लीजिए, और ट्रेन में आप यात्रा कर रही हैं और एक बूढ़ा इंसान एक जवान बेटी के साथ भी ट्रैवल कर रहा है। कुछ लड़के उस कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं और रात को बैठ के ताश खेलते हैं, लेकिन आपका उत्तरदायित्व तो क्या है कि आप कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो दे आर रॉन्ग एलिमेंट्स। क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। हाँ, मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि भाई कौन पछड़े में पड़े। कौन पचड़े में पड़े। ये बिल्कुल। दे आर ऑल रॉन्ग एलिमेंट्स, इनसे मुंह लगाएं तो उल्टा हम वही आ। मुसीबत में फंसे। So, but ethics does not say that. हम्म। Ethics is freedom is good, but that freedom has to be only to the extent that it does not hurt anybody else.
आप उतना ही फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे जिस फ्रीडम के माध्यम से आप किसी और के फ्रीडम को नष्ट न करें। यस सर, वेरी वेल सेड। जहां पर मेरी आजादी शुरू होती है, किसी दूसरे की खत्म हो जाती है, एंड वी मस्ट नॉट स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ अदर पर्सन्स, यू नो, एब्सोल्युटली। पर्सनल डोमेन। जी। सर, एक और प्रश्न है, डॉक्टर बाबूगिरी का ही है। माफ कीजिएगा बाबूगिरी जी, ऊपर चूंकि एनोनिमस अटेंडी आता है तो मैं फिर से कंफ्यूज हो रही थी। अगर 90% कॉरपोरेट अब आज भी नकारात्मक मानसिकता को लेकर चल रहे हैं, तो क्या कानून लगभग विफल हो रहे हैं? मैं अगर आपसे कहूं कि मैं सहमत हूं आपसे, तो आप को दुख तो पहुंचेगा, लेकिन ये वास्तव है। वास्तविकता यही है कि कानून विफल है। जब तक कानून के साथ एजुकेशन का समन्वय ना हो, वो कानून विफल है। जब तक उसका, जैसा कि पहले भी ये बात हुई, कि जब तक सामाजिक जीवन में, जब तक वास्तविक रूप से उसका अनुवाद ना हो, जी। किसी भी कानून को लेकर, वो- कानून बन जी, गया, बिल्कुल बिल्कुल। unless it is translated into day to day life, उसका it कोई is मतलब just नहीं, written। कानून से कोई मतलब नहीं। जी जी, वो केवल लिखित रूप में कानून है, जी, लेकिन उसका जी। अनुपालन नहीं हो पा रहा है। सर, डॉक्टर शिव प्रकाश राय जी लिख रहे हैं कि सर, क्या सरकारी सेक्टर में भी है, जैसे कि एसबीआई इत्यादि, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? ये इनकी प्रतिक्रिया है या प्रश्न? शायद पूछना चाहते हैं कि एसबीआई इत्यादि भी क्या अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं? देखिए, जहां तक पीएसयूज की बात है, हम्म, वहां तो लॉ का पालन करना अनिवार्य है और वो किसी तरह माध्यम से उस चुंगल से निकल नहीं सकते। उनको करना ही होता है, लेकिन किस हद तक कर रहे हैं ये देखना एक अनुमान करना आसान नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से हमें स्टडी करनी होगी कि किस तरह से वो उसका पालन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। बैंक्स के बारे में मैं थोड़ा कम ही टिप्पणी करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक्स में अभी भी वो कंपनी कल्चर आई नहीं है। मैं जो समझता हूँ, जितना भी मेरा इंटरफेस बैंक्स के साथ हुआ है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी सरकारी बैंक है, उसमें कंपनी कल्चर अभी तक तैयार नहीं हुई। अभी भी वो दे आर स्टिल इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो अभी भी यूं समझिए कस्टमर ओरिएंटेशन तक उनका ढंग से हुआ नहीं है। तो हम तो जी जी। उद्योग चलाने की बात कर रहे हैं और हम सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। कस्टमर ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इस पे थोड़ा सा और बताएं सर, कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब दोनों को हम कैसे अलग अलग देखें? नहीं, कस्टमर ओरिएंटेशन तो ये है कि चाहे कस्टमर देखिए, तीन तरह के कस्टमर हैं। एक तो जिसको हम लोग बिजनेस पार्लेंस में कहते हैं B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। दैट मीन्स इफ अगर मैं कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मैं किसी और उद्योग को दे रहा हूं, सो दैट इज B2B। वो उस कंपोनेंट को या उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है फॉर हिज प्रोडक्ट, दैट इज अ B2B सेल्स। या मान लीजिए मैं किसी कंपनी को टरबाइन बेच रहा हूँ, या मैं किसी को पावर हाउस बेच रहा हूँ, एक पावर स्टेशन बेच रहा हूँ, सो दैट इज अ B2B सेल्स। नाउ यहाँ पर कस्टमर ओरिएंटेशन इज बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज इसमें आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो कस्टमर है वो भी उद्योग है और जो बेच रहा है वो भी उद्योग है। वो भी होते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ कस्टमर ओरिएंटेशन, अगर कस्टमर कुछ प्रेशर डाले तो जो बेच रहा है उसके ऊपर वो प्रेशर बहुत आसानी से उसको वो महसूस कर सकता है, उसका समाधान भी ढूंढता है। लेकिन जहां पर हम
ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि आम आदमी के लिए B2C, वहां पर कस्टमर फ्रेंडली होना कई बार हम लोग गोल कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं कि हमें जो कस्टमर है, जो सामान्य व्यक्ति है समाज का, उसको जो हम सामान बेच रहे हैं उसके प्रति भी हमारी कोई जागरूकता है। इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन इसका बहुत जो सामाजिक उत्तरदायित्व की बात है, जो हम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसकी, और कस्टमर फ्रेंडलीनेस में बहुत मतलब दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वरुण वशिष्ठ जी लिख रहे हैं कि उच्च शिक्षा में नारायण मूर्ति ने 2012 में अनुशंसा की थी, जिसे आज तक सरकार ने स्वीकारा नहीं और न ही अनिल बैजल की रिपोर्ट में है। ऐसा क्यों? ये शायद प्रतिक्रिया है उनकी। टिप्पणी है या प्रश्न है? टिप्पणी है, टिप्पणी नुमा ही है। हम्म। If all the things governed by capitalist, अब ये बाजारवाद के युग में ये प्रश्न तो उठता है कि हम एक दूसरे ही वैश्वीकरण के बाद की जो चीजें हैं जिसमें हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जी, उसमें चीजें दूसरी तरह से चल रही हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसमें एंड सरकार का बहुत ही अहम मैं समझता हूँ कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में जहाँ बाजारीकरण हो रहा है, जब हर चीज बाजार में का ओरिएंटेशन मिल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। उसमें सरकार का रोल बहुत अहम हो जाता है। सरकार को तब ये बैलेंस और ये एजुकेशन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से शिवानी जी का कॉल आया है। जी 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 माफ कीजिएगा, वो नहीं, हाँ वही यही तो मैं संचार और क्रम, बाजार हाँ और ये गठजोड़ ऐसा है सर जी, कि क्रम चलता रहता है सर। नहीं कुछ है। किया नहीं जा सकता इसका। और ये जो दुनिया और ये प्लेटफॉर्म जिसमें कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर हम बातचीत कर रहे हैं, जी जी, सर ये ये शायद वरुण जी जो मैम अभी पूछा था तो वो बोल रहे हैं सवाल है ये, जो उच्च शिक्षा में नारायण मूर्ति ने 2012 में अच्छा अनुशंसा की थी कि जिसे आज तक सरकार ने आज तक स्वीकार नहीं किया, और ना ही अनिल बैजल की रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट क्यों? में है। ये चैट उन्होंने लिखा होगा। जी नहीं, ये अभी क्वेश्चन आंसर में लिखा दोबारा नीचे कि ये सवाल है, ऐसा क्यों पूछ नहीं, रहे हैं? सवाल तो सरकार से होगी। हाँ सर, मैं वो प्रश्न है उनका, अपनी जिज्ञासा है। नहीं, ठीक है, वो एक जिज्ञासा वाली बहुत उचित है उनका। उन्होंने जो बात कही है बहुत ही जी विलास राठौर जी कह रहे हैं आज की बढ़ती हुई शोषण मुल्क बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सटीक एवं वास्तववादी व्याख्यान। धन्यवाद सर। ये बाबूगिरी जी, धन्यवाद सभी को, क्योंकि ये हाँ एक और प्रश्न ले लीजिए डॉक्टर बाबूगिरी जी का। जी जी, अंतिम वो, प्रश्न है हाँ वो वही गरिमा उसी जी। पर जो चर्चा कर रहे हैं कि हाँ सर जी, लाभांश का 2% हिस्सा सामाजिक दायित्व के लिए खर्च हो, इस पर अमल करने के लिए 70 साल लगे, इसमें राजनीति को आप कहाँ तक जिम्मेदार मानते हैं? बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है और बहुत उचित भी है ये सवाल। और मैं समझता हूँ कि नेतृत्व का एक बहुत बड़ा दायित्व इसमें रहा है, सरकार जिन्होंने चलाए हैं। और उसमें नेतृत्व को अगर इस चीज का एहसास ही ना हो कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो कैसे उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसको कैसे हम मान पाएंगे। अब जो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें हमें खुशी होती है जब हम कोई चीज देखते हैं कि ये उत्थान डेवलपमेंट की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, तो खुशी होती है। हम लोगों ने तो
बहुत शुरू से देखा है हम लोगों ने। मतलब आई वॉज बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बट ये शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार का बर्ताव रहा है समाज के प्रति, और आज भी देख रहे हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है, और ये परिवर्तनशील अगर रहे सरकार, तो मैं समझता हूँ ये जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा और प्रशिक्षा और कानून के साथ शिक्षा, इस पे भी जरूर अवश्य ही सरकार सोचेगी। बिल्कुल सर। और मुझे तो लगता है कि कॉर्पोरेट्स की ही क्यों बात की जाए, जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम किसी भी रोल में क्यों ना हो, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, whatever role we have been given to play, we must look within ourselves to find out एब्सोल्युटली, how बिल्कुल much we are बिल्कुल बिल्कुल, justifying that. इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही है। और और अगर तो प्रेफरेंस देना ही पड़ता है ड्यूटीज को, अपनी अपनी सेल्फ एक ड्यूटी पूर्ण प्रेफरेंस है। विवेकशील अगर कोई व्यक्ति हो, जी। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वो विवेक ही तो काम नहीं करता है कई बार। हम्म। और उस विवेक के ऊपर अगर मुनाफे का मुलम्मा चढ़ जाए तो और भी ज्यादा और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती होगी, और भी ज्यादा दो धारी तलवार पे चलना हो जाता होगा, क्योंकि ये पूर्ण माया ही ऐसी है। जी जी जी। जी। तो तब सामाजिक दायित्वों का वो कहाँ निर्वहन होता है इसका पता नहीं चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत जैसे एक ऐसे लोकतंत्र में, जहाँ की सामाजिक संरचना, जहाँ का सामाजिक ताना बाना इतना मिला जुला है, और एक नवोदित, हम कहें कि 1947 के बाद की घटनाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आजाद होने वाले देश हैं, उनमें शुमार हम देशों में देखें तो प्रगति जिस रूप में होनी चाहिए, उसमें हर एक सामाजिक का, हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। और आज त्रिवेदी सर ने बहुत इस बात को हमारे सामने खोल कर बताया कि केवल कंपनी के लिए कानून बनने में 48 से 56 और 56 से 2013 तक आने में क्या-क्या, जो एक हम कहें कि क्या-क्या मानदंड थे कि 500 करोड़ से अधिक उसका जो नेटवर्थ हो, या फिर 1000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर हो, और शुद्ध लाभ कितना हो, इस बात को लेते हुए, और फिर उनके लिए किस प्रकार के दंड विधान है, जैसा कि प्रतिभागियों ने पूछा भी, तो उसमें पनिशमेंट काफी बड़ी है। लेकिन मूल बात यही है कि अंतरात्मा की किताब में वो कानून दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे वह अंतरात्मा की किताब व्यक्ति की हो, या फिर कंपनी की हो, या फिर कॉर्पोरेट की हो। और कंपनी व्यक्ति से बनती है। बिल्कुल, क्योंकि समाज तो व्यक्ति से ही बनता है, एक-एक मिलकर ही एक पूरा समुद्र बनता है। और जो कॉर्पोरेट दुनिया है, वो कहीं मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं है, वे हमारे और आपके जैसे ही प्राणी हैं, जो इन्हीं संस्थाओं से निकलकर आगे जाते हैं। तो आपने बहुत काँटे की बात कही कि जहाँ से निकल कर लोग यहाँ जा रहे हैं, अगर वहीं पर हम उनको उस चीज़ का ज्ञान दे सकें, उनमें वो विवेक पैदा कर सकें, एथिक्स या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट हम उन्हें उन्हीं स्तरों पर यदि मुहैया करवा सकें, पाठ्यक्रम में यदि कुछ सुझाव दे सकें, और सबसे बढ़कर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपने भीतर बदलाव ला सकें, तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं है कि केवल, क्योंकि जिम्मेदारियां केवल सरकारों की नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु अगर एक सामाजिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक सोशल एंटिटी के रूप में हम हैं, तो हमारी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। बी वी मे बी अ टीचर, वी मे बी वर्किंग एट एनी जी लेवल, क्योंकि नोबल प्रोफेशन कहा जाता है शिक्षक को और डॉक्टर को। तो यदि हर स्तर पर इस बात को लेकर आगे बढ़ा जाए, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि वो दिन दूर है जबकि सामाजिक ज़िम्मेदारी के लिए कोई अलग से कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखिए कि सर ने दहेज कानून का भी हवाला देते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की, तो जैसे ही
अपनी बेटी की ब्याह की बात आती है तो सोच कुछ और हो जाती है, और अपने बेटे की ब्याह की बात आती है तो पता नहीं मन में कुछ तो होता ही होगा। क्या बदलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बदलता है। उसी तरह से हम देखें तो आज हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वे अपनी सोशल सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाएँ, परंतु एक व्यक्ति के रूप में हम समाज के प्रति अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी कितना निभा रहे हैं? हमारे पास एक बहुत वफ़ादार पेट डॉग हो, ये हम सभी चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा वो बहुत प्रेम करता है, ये तो है ही, और कई स्तरों पर वह स्टेटस सिंबल भी है। तो हम वो चाहते हैं, परंतु उससे जुड़ी हुई सामाजिक ज़िम्मेदारियों का हम कितना निर्वाह करते हैं, यह भी एक प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा होता है। तो सर, आपका वक्तव्य आज बहुत सुचिंतित रहा, और आपने जो इस प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से अपनी बातें हमसे साझा की, हम तक पहुँचाई, और मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद अदा करूँ? पूरे आयोजक मंडल की ओर से हम 4 कॉलेज मिलकर, हम 4 संस्थान मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एमएचआरडी के तहत जो मिशन आयोजित किया गया है, उससे टीएलसी रामानुजन, टीचिंग लर्निंग सेंटर रामानुजन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं हूँ, और गरिमा जी हैं, अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर से, और कोयल जी हैं माउंट कार्मेल कॉलेज जो ऑटोनोमस बॉडी है बेंगलुरु, वहाँ से हैं। और ये चारों कॉलेज मिलकर, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस वक़्त भी प्रतिभागियों की संख्या 225 से भी अधिक है। तो बड़ी संख्या में इस पाठ्यक्रम को, इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रतिभागी हमारे साथ आए हैं। और मज़े की बात ये है कि इसमें हमने जो 5 अ, अंतर विषयक संदर्भ रखे थे, 5 हमने विषय रखे थे, जिसमें साहित्य भी है, समाज भी है, दर्शन भी है, राजनीति भी है, तो इसकी भाषा भी है। इसके साथ आज आपका वक्तव्य एक बिल्कुल नई ताज़गी से भरा हुआ था। अ, जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज़, हम सभी ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के शिक्षक हैं, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, गरिमा जी भी। तो एक भाषा के विद्यार्थी होने के नाते, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शायद हमें हमारी जानकारी में नहीं थी। हम ये ज़रूर जानते थे कि सामाजिक ज़िम्मेदारी कंपनियों की क्या होती है। और जो उदाहरण आपने दिया, पूरा टाटा नगर का जो आपने उदाहरण दिया, तो अगर ठान लिया जाए या शुद्ध रूप से सोच लिया जाए, तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो अनअटेनेबल है। मुझे लगता है कि ये कदम मिलाकर चलने की बात है, ताकि एक बेहतर समाज का, एक बेहतर राष्ट्र का सामूहिक रूप से निर्माण हो सके। सभी को सोचना पड़ेगा। जी जी, जी। तो हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप आज आए। अ, वी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट सर। थैंक यू सो बहुत जी मच। सर, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। थैंक यू। शिवानी मैम, अब मीटिंग करें कि अ, थोड़ी-सी बात प्रतिभागियों से यदि जी हम जी, कर पाएँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। आलोक जी जुड़े हैं क्या? हम उन्हें क्या एक बार। मैं विदा ले सकता हूँ। जी जी सर, जी सर, जी बहुत-बहुत आभार, बहुत आप आभार। जुड़े सर। जी, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन सर। सर थोड़ा सा कहीं व्यस्त हैं हमें लगता है, हाँ, ऐसा। वे उन्होंने बताया था कि तो कोयल जी, आप हैं यहाँ पर कोयल जी? कोयल मेरे मैम ख्याल भी आज कॉलेज गई थी, तो जी, थोड़ी व्यस्तता है, बाकी थोड़ी ये कि व्यस्तता है। हाँ हाँ, कल का, हाँ आ गई मैं। कल का सत्र तो जैसे सर ने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, प्रोफेसर एडी शर्मा जी हैं कल, है ना। हाँ, और फिर प्रपत्र वाचन है जो प्रपत्र पहले वाचन। बचे हुए, हाँ, जो प्रतिभागी हैं, और उसके साथ साथ ये है कि कल जो आज लिस्ट पड़ जाएगी ग्रुप में, है ना, क्योंकि आगे की सूचना उसमें दे दी जाएगी कि किन प्रतिभागियों का आगे लिस्ट में नाम है। तो उसी क्रम से अपना नाम देख करके आप तैयार हो जाइएगा कल के लिए।
तो सूचना सारी जी। आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित की जाएगी। तो और कोई विशेष सूचना? कोयल का माइक ऑफ हाँ है। हाँ हाँ, जी। कल ना नीरूबेन मैम का फोन आया था, उनका शायद नाम पढ़ा नहीं गया था। मैम अपना अपना हैंड रेज करेंगी प्लीज, मैं आपका ये चेक करना चाहती हूँ। कल वो जुड़ी नीरूबेन हुई थी। मैम हाँ नहीं कोयल मैम, वो बात लास्ट में बोल दी गई थी, आपने जो वो अच्छा ग्रुप में information दी थी, तो वो ये अच्छा हुआ था कि अच्छा आलोक सर को जो नाम बोलते जा रहे थे, तो उसमें जो अच्छा लिखा जा रहा था वो पैनलिस्ट बनाते जा रहे थे, तो वो लास्ट में मैम ने सोचा कि हमने इंटेंशनली उनको नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा कल अच्छा। हो जाएंगी तो वो, कल मैंने लास्ट कहा कि में हो दिया सकता था। है किसी नंबर से जुड़ी हो या कोई नहीं, मेल हाँ आईडी हो बस या बस रेडमी यही था। 3-4 जैसे हैं। जी 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 चलो जी, तो ठीक बस है, फिर यही तो क्लियर ठीक करने, है। कल जैसे ही शुरू होगा तो उसमें जो होगा, तो उसमें जो पहले छूटे हुए हैं वही पहले पूरे कराए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बिल्कुल नहीं, तो आलोक सर भी कह रहे थे जितने इसमें एक गूगल बात फॉर्म ये भी भरे है, गरिमा जी, इसमें एक बात ये भी है कि जैसे शुरू के 2 दिन में कुछ प्रतिभागी ऐसे भी रहे, प्रपत्र वाचक, जिन्होंने अपना नाम लिखवाने के बाद कहा कि आज हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी अब हम, काफी लोग हैं। है ना, अब हमारे पास दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और 9 तारीख बहुत ही व्यस्त होने वाला है। हमें आने वाले 2 दिनों में ही लगभग ये सारी चीजें पूरी कर लेनी है। पूरी करनी होगी बिल्कुल। और बस उसके बाद सबसे विनम्र अनुरोध ही रहता है कि समय सीमा का ध्यान रखें, जिससे कि सबको मौका मिल जाए। शुरू में क्या होता है, समय की सीमा नहीं बंधन में रहती है, तो फिर वो लास्ट में कल केवल मैम नई लिस्ट से केवल 10 प्रतिभागी ही वाचन कर पाए, तो वो हम्म है बस। अब किसी को कहना और या बोलना, प्रवाह में इतनी हिम्मत तो रहती नहीं है, क्योंकि सब समकक्ष है, तो फिर वो चीज बहुत असुविधाजनक हो जाती है। हाँ, और देखिए हम्म, सभी बंधुगण, हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, है जी। ना। तो आप बोल रहे हो और बीच में रोकने में, जैसा कि हम्म कल आलोक जी ने भी कहा कि हमको भी बहुत खराब लगता है बीच में कहते हुए कि संक्षिप्त कीजिए, कंक्लूड कीजिए। हम उसको बहुत बार सोचते हैं, एक दूसरे को इशारे करते हैं, जो हमने एक भाषा डेवलप कर ली है बिहारी वाली, अ, हम सभी आयोजकों ने, और उसके साथ तकनीकी भी हमारा बंधु हो गया है, जिससे हम क्या करें। जब आपका पूरा पत्र हमें प्रपत्र मिलेगा तो हम उसे पढ़ेंगे ही। कृपया सारांश उसका रखें, ताकि अगर एक दिन में 20 की लिस्ट हमने आयोजित की है तो सभी को हम अवसर दे सकें। और केवल हम सार सुनना चाहते हैं। यू नो वी ऑल आर वी लर्नेड ऑल पीपल। बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, टीचिंग फ्रेटर्निटी। जी और गरिमा सबसे जी। अच्छी बात है सत्र वाचन उसमें, इस सत्र में, कि ऐसे तो विषय विशेषज्ञ के रूप में हम लोग एक ही विषय के इर्द गिर्द घूम करके सारी चीज करते हैं, लेकिन प्रपत्र वाचन वाले सत्र में इतनी ज्यादा विविधता मिलती है और इतना अच्छी जानकारियां मिलती हैं कुछ पेपर्स में, तो और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सब लेकर मजा के आ आता है रहे हैं, सुनने में, बहुत अच्छा बहुत लगता है अच्छा सुन लगता करके है। कि और सब अलग अलग प्रांतों से हैं, सारी जगहों से, सब अपनी अपनी विविधता के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनना उस चीज को। जी, जैसे वो चित्रकला के ऊपर जिन मैम ने हाँ। बोला था, रचना रचना जी, हाँ। तो मुझे, जैसा कि वो खुद भी कह रही थी कि मैं सोच रही थी इसको जोड़ूंगी कैसे, लेकिन वो जुड़ा तो यूं जुड़ा, इतनी सुंदर तरीके से जुड़ा। बस बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इस जो और संकाय संवर्धन का विषय है वो कल भी पूरा, किन्हीं मैम ने हंगर पे भी बोला था। हाँ वो भी बिल्कुल बहुत नया सा बिल्कुल, विषय बिल्कुल मुझे मैम, लगा। हाँ बिल्कुल, वो और भी शायद वो अपीलिंग था। मगध यूनिवर्सिटी बिहार से कहीं से थी वे। हम्म तो इस तरह के नए नए हमको विचार सुनने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अधिकांश लोग यहाँ पर भाषा विभाग के ही हैं, हिंदी ही पढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक तरह का सुंदर लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हम नई नई बातें आपसे जुड़कर सीख पाते हैं। तो कोयल जी, और कोई सूचना हम देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो सब बातें। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से हो गया है। मेरे ठीक है। हिसाब से हो गया है, हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। जी। ठंड में सब ठिठुर रहे होंगे, गरम गरम चाय पानी पीजिए। बरस रहा है, बाहर बाहर बहुत। पानी बरस रहा है। यहाँ भी बैंगलोर में भी अच्छा, एकदम बादल यहाँ छाया हुआ है। मैं तो 2 बार निकल गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी।
लेकिन आपको चलिए, देख के लग नहीं रहा है कि ठंड है वहां पे बैंगलोर में? मैं खिड़की दरवाजा सब टाइट करके बंद करके रखी हूँ। चलिए, सभी का तरफ तो बहुत 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 सर्दी है। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत सभी शुक्रिया। हम्म, ओके। फिर कल मिलने के लिए आज विदा लेते हैं। कल कल फिर मिलेंगे बिल्कुल। 2:30 बजे मुलाकात सब होगी। लोग स्वस्थ नमस्ते। रहिए, सब खुश रहिए, फिर कल मिलेंगे। नमस्ते। नमस्कार सभी। बाय गरिमा, बाय। नमस्ते। बाय बाय शिवानी, बाय गरिमा, बाय। बाय। ये बंद हो गई।